Hello dear friends, today we discussed about the new topics of the strain energy. Strain energy concept is very important to use in a structural analysis because जब भी कोई हम चीज को प्रेस करते हैं या खींचते हैं तब कोई वो जो मटेरियल की कुछ ना कुछ मटेरियल के ऊपर हम कुछ वर्क करवाते हैं और जो वर्क करवाते समय उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी. When a body is deformed, energy absorbed in body, and this energy will absorb in the body due to straining effect is known as strain energy. और उसको इजीली लैंग्वेज में बोलना चाहे तो एनर्जी स्टोर इन बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन एनर्जी. उसका डिटेल स्टडी आज हम करेंगे. उसका अलग अलग क्राइटेरिया क्या है, उसके बेसिक्स डेफिनेशन. कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 मार्क का डेफिनेशन पार्ट आता है, उसके अंदर ये कंपलसरी मैंने देखा है ये पूछा जाता है. तो आज हम उसको बारीकाई से स्टडी करेंगे और वेरी इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत मजा आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेफिनेशन इज स्ट्रेन एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? इजी लैंग्वेज में बोलूं तो स्ट्रेन एनर्जी इज डिफाइंड एनर्जी स्टोर इन बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन. दूसरी लैंग्वेज में बोलना हो तो जब भी कोई बॉडी पे ऊपर व्हेन अ बॉडी इज डिफॉर्मेशन, बॉडी डिफॉर्म होती है. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं. स्प्रिंग है, अभी वो अपने पोजीशन पे है, पर वही पोजीशन पे अगर मैं उसको कंप्रेसिव लोड एक्टिंग कर रहा हूं तो अभी क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा. तो उसके अंदर यहाँ पे मैंने कंप्रेसिव फोर्स एक्ट किया तो उसके वजह से वो स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ. आप देख रहे हो, यहाँ पे देख पाते हो. तो जो खुली स्प्रिंग थी अभी क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ. यानी कि एनर्जी विच एब्जॉर्ब इन द बॉडी. तो कि ये जो स्प्रिंग थी उसके अंदर क्या हुई? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई. किसके वजह से? ड्यू टू स्ट्रेनिंग इफेक्ट, कि उसके ऊपर हमने लोड दिया. दिस एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ बॉडी इज नॉन एज अ स्ट्रेन एनर्जी. क्लियर? मुझे पता स्ट्रेन एनर्जी किसको बोला गया? एनर्जी स्टोर इन बॉडी ड्यू टू स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन बॉडी. अभी यहाँ पे स्प्रिंग कितनी दबी होगी? तो जितना मैंने काम करवाया होगा. तो स्ट्रेन एनर्जी इज ऑल्सो इज अ वर्क. बॉडी इक्वल टू वर्क डन. बॉडी ने मूवमेंट क्या की होगी? तो इक्वल टू वर्क डन by the applied load on in deform the body. तो इक्वल टू वर्क डन. तो वर्क डन किसको बोलेंगे? तो वर्क डन इज इक्वल टू नेट फोर्स, के कितना फोर्स लगाया उसको बोलेंगे, अदरवाइज इज डिफॉर्म. नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन कब होगा? कि जब भी कोई मटेरियल है उसके ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स के हिसाब से कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क डन. तो वर्क डन भी पता चल गया. वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी. एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो जितना काम हुआ होगा. तो वर्क डन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी. तो ये आज फर्स्ट टॉपिक स्ट्रेन एनर्जी किसको बोलेंगे. क्लियर? नेक्स्ट हम लेते हैं वही सीरीज में आगे रेजिलेंस. रेजिलेंस मैंने किसको बोला है?
total strain energy stored total strain energy stored in a body a given volume of material within elastic limit. या भी दूसरी लैंग्वेज में बोलना होता बोल सकते हो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन बॉडी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी जितनी भी एनर्जी वो बॉडी के अंदर स्टोर हुई है वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, रेजिलेंस। अदरवाइज आप गिवन वॉल्यूम एंड मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट लिखे ना लिखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आपको वो लिखना है टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी is commonly known as resilience. Resilience is also is defined as capacity of straining body for doing work on removal of straining force. Resilience अगर भाई आपको बोले तो क्या उसका मतलब ये निकलता है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। कैपेसिटी ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर इन मटेरियल कि उसको मैंने स्ट्रेचिंग किया, उसके बाहर से मैंने एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग किया तो उसने कितनी एनर्जी स्टोर की मटेरियल, उसको हम बोलेंगे रेजिलेंस। रेजिलेंस इज डिफाइंड एज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन बार मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है विद इन इलास्टिक लिमिट के, विद इन इलास्टिक लिमिट के बाउंड्री में ही जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको टोटल एनर्जी स्टोर हो रही है उसको बोलेंगे रेजिलेंस। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी कितनी विद इन इलास्टिक लिमिट में ही जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको भी हम रेजिलेंस बोलेंगे। रेजिलेंस की डेफिनेशन आपको अभी मैं यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू V, ये इक्वेशन कहाँ से आएगा हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन आ कहाँ से, पर अभी हम ले रहे हैं सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू V। ये क्या है, एनर्जी स्टोर इन बॉडी, उसका यूनिट है न्यूटन इंटू एम। ओके, प्रूफ रेजिलेंस, नेक्स्ट डेफिनेशन। Proof resilience is defined as maximum energy that can be absorbed up to the elastic limit without creating permanent distortion। यानी कि कोई भी मटेरियल है वो विथ इन इलास्टिक लिमिट जितनी भी एनर्जी स्टोर कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी कैन बी स्टोर, इसको हम बोलेंगे प्रूफ रेजिलेंस। तो विथ इन इलास्टिक लिमिट तो हम लिखेंगे विथ इन इलास्टिक लिमिट UE सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू V, सेम एज इट इज, यूनिट तो वही रहेगा न्यूटन एम। ओके, तो ये था प्रूफ रेजिलेंस। एंड देन लास्ट इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस किसको बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हमारे अभी सोचिए, अभी हमने स्ट्रेन एनर्जी कितना लिया था, U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू V। अभी वॉल्यूम मेरा यूनिट हो गया विदाउट क्रिएटिंग परमानेंट डिस्टोरेशन, यानी कि विथ इन इलास्टिक लिमिट। तो विथ इन इलास्टिक लिमिट है तो क्या होगा, सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन 2E इज इक्वल टू U। तो ये क्या हो, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस का यूनिट आपको बता तो इसका क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 तो कोई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट की बात हो रही है, तो न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर। एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर। क्लियर, अदरवाइज हम बोले तो उसको हम बोलेंगे जूल पर मीटर क्यूब, ये यूनिट हमको मिलेगा, दैट्स इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। उसका यूनिट क्या था, टॉर्क बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर, तो ये जो हमें 3 डेफिनेशन सीखी, स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन बॉडी, रेजिलेंस
total strain energy stored in body within an elastic limit and volume given volume and within elastic limit. Third one is proof resilience लिया, maximum energy stored in body within elastic limit, and proof resilience बोला मैंने energy stored in body within a elastic limit per unit volume, that is known as modulus of resilience. तो ये बेसिक सी डेफिनेशन आपके माइंड में आनी चाहिए. आज बहुत सा कम टास्क दूंगा, ये 3 डेफिनेशन, टोटली 4 डेफिनेशन ही आपको करनी है. नेक्स्ट एक डेफिनेशन है टफनेस. Toughness is defined as strain energy stored in a bar before failure. Stored in bar before फेलियर. बिफोर फेलियर यानी कि आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम पता था. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार फिर से. तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलास्टिक लिमिट, अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एंड देन फेलियर. यानी कि फेलियर हो रहा है, यहां से फेलियर हो रहा है, तो फेलियर की पहले पहले कि जितनी भी एनर्जी मटेरियल के अंदर स्टोर हुई है वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? टफनेस. द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बार बिफोर फेलियर दैट इज नोन एज टफनेस. करिए. तो अभी मॉड्यूलस ऑफ टफनेस क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बार पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर फ्रैक्चर up to the fracture point. Area under stress versus strain diagram gives the value of modulus of toughness. अभी ऊपर की जो डेफिनेशन है इसमें ही आ जाती है. उसमें क्या हुआ था? पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर ने किया था. यहाँ पर क्या करना है? पर यूनिट वॉल्यूम. स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बार बिफोर फेलियर अकर पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इतना रखेंगे. टोटल आज हमने क्या पढ़ा फिर से एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी, उसके बाद रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस, फिर मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, and then last toughness and modulus of toughness. जो बेसिक सी डेफिनेशन ही थी वो आज हमने पढ़ी. तो नेक्स्ट टाइम फिर से हम मिलेंगे डियर फ्रेंड्स. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय.